जय हिंद साथियों, View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और उस संदर्भ में उस संबंध में आपको मिनट टू मिनट अपडेट किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो चुनावी सभाएं हैं और जो राजनेताओं की जो घोषणाएं हैं, वो सब आप तक अपने अपने हिसाब से तमाम संचार माध्यमों से पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है दिल्ली से और दिल्ली में जेएनयू से। साथियों, खबर यह है कि जेएनयू में 4 सालों के बाद 22 मार्च को, यानी 2-3 रोज पहले, जेएनयू छात्र संघ का चुनाव हुआ था और कल उसकी मतगणना हुई और परिणाम वामपंथ के पक्ष में आए हैं। यानी फिर एक बार जेएनयू पूरे पैनल पर लेफ्टिस्टों ने कब्जा जमाया है। और जब मतगणना शुरू हुई थी तो उस दौरान जो शुरुआती रुझान आए थे उसमें एबीवीपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी थी। तो उसके बाद गोदी मीडिया ने जिस तरह उत्पात मचाना शुरू किया था, शाब्दिक उत्पात मचाना शुरू किया था, और जिस तरह की हेडलाइंस आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी कि जेएनयू में चली मोदी की लहर, जेएनयू में लहराया भगवा, लालगढ़ में लहराया भगवा, लालगढ़ में भगवा की लहर, इस तरह के उन्मादी हेडलाइंस के साथ जो है खबरें चलनी शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई, रिजल्ट्स पलटता गया, जो परिणाम है वो फिर धीरे धीरे करके जो है वो वाम दलों के जो छात्र संगठन है उनके पक्ष में आता गया। तो जो सैफरॉन खेमा है, जो सैफरॉन कैंप है, वहां मायूसी छा गई और गोदी मीडिया की जो हेडलाइंस थी वहां से भी वो खबरें धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गई। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के परिणामों पर इतना विमर्श क्यों किया जाए। लेकिन उस पर विमर्श जरूरी है साथियों, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं, एक जो परिणाम आए हैं छात्र संघ का, जो न्यू इलेक्टेड पैनल है जेएनयू का, उसको एक बार थोड़ा सा हम उसकी एक तस्वीर देख लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट पर विनर हुए हैं धनंजय, वो बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं और दलित समाज से आते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन AISA के कैंडिडेट थे वो, उनको कुल 2598 वोट्स मिले हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्ट हुए हैं वो अभिजीत घोष हैं, वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI से बिलोंग करते हैं और उनको 2409 वोट मिले हैं। जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर प्रियांशी आर्या विजय हुई है और वो बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन यानी बैप्सा से एसोसिएटेड हैं। उनको 2887 वोट मिले हैं। और जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर मोहम्मद साजिद विनर हुए हैं, उनको 2574 वोट मिले हैं। ये पूरा जेएनयू का नया इलेक्टेड पैनल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस पूरे रिजल्ट को जेएनयू के प्रोस्पेक्टिव में देखना चाहेंगे तो इस रिजल्ट पर आपको कोई हैरानी नहीं होगी, कोई नई बात नहीं है। हम एक बहुत जनरल परसेप्शन है कि जेएनयू शुरू से ही जो है वो वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहा है। 1966 में भारत सरकार के एक स्पेशल एक्ट के तहत जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस अपने बहुत शुरुआती दौर से ये लेफ्ट आइडियोलॉजी का गढ़ बनता गया। और लेफ्ट आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक सोच है और जो लॉजिकल थॉट्स होते हैं किसी भी समाज में, उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार इस कैंपस के अंदर हुआ। तो उसकी वजह से संघ परिवार को यहां बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिला और वो अपनी पैठ बनाने में इस कैंपस में अब तक सफल नहीं हो पाया है। और हम जानते हैं कि जेएनयू पर 2015 यानी 2014 में जब से मोदी सरकार बनी, उसके बाद से लगातार जेएनयू पर एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक शुरू हुआ, जिसके लिए पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट किया जा रहा था और मेन स्ट्रीम मीडिया उसका मेन अलाई पार्टनर बना हुआ था। आपको मैं बताता हूं, 8 नवंबर 2015 को जो आरएसएस का मुखपत्र है, पांचजन्य हिंदी में आता है और अंग्रेजी में उसको ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, उसमें एक टाइटल स्टोरी आई थी। उस टाइटल स्टोरी का नाम था जेएनयू दरार का गढ़। और यहां से फिर परसेप्शन बनना शुरू होता है, परसेप्शन बनाने की मुहिम शुरू होती है, जेएनयू के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन बनाने की मुहिम शुरू होती है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह कन्हैया का प्रकरण होता है, उमर खालिद, अनिर्बान, रामा, ये तमाम लोग जो है, शैला राशिद, और वो सब एक पूरी सीरीज है उसकी। और उसके बाद निरंतर
उस पर इसी तरह योजनाबद्ध तरीके से अटैक किया जाता रहा जेएनयू के ऊपर में। तो जेएनयू पर अटैक क्यों किया जा रहा है, जेएनयू आरएसएस को क्यों खटकता है, संघ परिवार जेएनयू से क्यों डरता है, उसको बहुत संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लेफ्टिस्टों का गढ़ है जेएनयू, और लेफ्टिस्ट विचारधारा हम जानते हैं कि वो एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में परिवर्तन ला करके सोशल इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात करती है। आरएसएस इस विचारधारा के खिलाफ है। आरएसएस की विचारधारा एकदम इसके विपरीत है, जो एक असमानता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहता है और पाखंडवाद, पोंगापंथी उसमें कूट कूट कर भरना चाहता है। वैज्ञानिक सोच का विरोधी है आरएसएस, और जेएनयू में इसी वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार होता है। ये तमाम बातें हैं। उसके बाद जेएनयू के अंदर उसकी अपनी फितरत है, उसका अपना एक मिजाज है कि वो हमेशा सत्ता से सवाल करता है। इंदिरा गांधी से ज्यादा शक्तिशाली शासक मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और हुआ है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो जेएनयू जाना चाहती थी, छात्रों को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन छात्रों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि छात्र जो थे उस वक्त, उस दौर के जो स्टूडेंट्स थे, वो ये चाहते थे कि इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगे, और इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी, तो उनका विरोध जेएनयू कैंपस में होता रहा। फिर मनमोहन सिंह के दौर में भी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वो जेएनयू कैंपस में गए थे, तो वहां उनका विरोध हुआ था। बतौर प्रधानमंत्री छात्रों ने उनका विरोध किया था, उनसे असहमतियां थी, उनकी कुछ नीतियों से छात्र खफा थे, तो जिस वजह से मनमोहन सिंह का भी विरोध उस कैंपस में हुआ। मैं सिर्फ आपको ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूं कि जेएनयू असहमतियों का गढ़ रहा है, और सवालों की जो एक परंपरा है, सत्ता से सवाल करने की परंपरा है, वो जेएनयू को तमाम दूसरे संस्थानों से अलग करती है। और इस दौर में जो लोग सत्ता में हैं इस देश के अंदर, वो सवालों से घबराते हैं, उन्हें सवालों से डर लगता है। तो ये एक मूल वजह है जेएनयू पर अटैक करने की, क्योंकि जेएनयू में इस सरकार के आने के बाद जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं, या मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड ब्रूचुअलिटी का सिलसिला शुरू हुआ, वो तमाम घटनाएं, उन तमाम सवालों पर सबसे पहले अगर कहीं प्रदर्शन हुआ है तो वो जेएनयू के कैंपस में हुआ है। अखलाक का मामला है, पहलू खान का मामला है, रोहित वेमुला का मामला है। कोई ऐसा मामला इस देश में जो दलितों के साथ अन्याय का मामला हो, या मुसलमानों के साथ अन्याय का मामला हो, महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला हो, या सरकार की तमाम जनविरोधी कॉरपोरेट समर्थक नीतियां हो, उसका विरोध जेएनयू में लगातार होता है। सरकार को इससे डर लगता है, क्योंकि दक्षिणपंथी हमेशा सवालों से डरते हैं। आरएसएस की आंखों में जेएनयू क्यों खटकता है, इसकी एक और बड़ी वजह आप समझ लीजिए। क्योंकि जेएनयू कैंपस में जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, उसमें से 70% उस कम्युनिटी से आते हैं जो इस देश में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मानी जाती है। दलितों के बच्चे आते हैं, आदिवासियों के बच्चे आते हैं, मुसलमानों के बच्चे आते हैं, गरीब जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, जो रेड़ी पटरी लगाने वाला है, जो फेरी करने वाला है, जो किसी के खेत में मजदूरी करने वाला है, उनके बच्चे गांव ग्राम के इलाकों से आते हैं, जेएनयू में आकर के पढ़ते हैं और अच्छी तालीम हासिल करते हैं, और बहुत सस्ती तालीम मिलती है उनको, जो वो किसी और यूनिवर्सिटी में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। वो किसी नोएडा, एनसीआर और गुड़गांव के आसपास के इलाकों में जो बड़े बड़े कैंपसेस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, वो तमाम कैंपसेस जो है उनके अप्रोच से बहुत बाहर है। या फिर वो तबका आता है जो लोअर मिडिल क्लास होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भूख भी नहीं मरता है और एक गाड़ी भी नहीं खरीद सकता है। उनके अप्रोच से भी ये तमाम जो नोएडा, एनसीआर के जो यूनिवर्सिटी के कैंपस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, वो उनके अप्रोच से बाहर है। लेकिन जेएनयू उनके लिए बहुत सुइटेबल स्पेस है। जेएनयू में उनको स्पेस मिलता है, उनके लिए बहुत स्कोप है। और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो ब्रिलियंट और जीनियस स्टूडेंट होते हैं, वो जेएनयू में आकर पढ़ते हैं और सोसाइटी में अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। आरएसएस इस बात से डरता है, क्योंकि जो आरएसएस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, एक बहुसंख्यक अधिनायकवादी राष्ट्र की स्थापना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आरएसएस का, उसके पालनहार, उसको हम कह सकते हैं कि उसकी जो पालकी उठाने वाले लोग हैं, वो वही कम्युनिटी है, वो वही क्लास है, जो श्रमिक वर्ग है।
पूंजीपति वर्ग जो है वो तो स्पॉन्सर करता है, वो उसकी पालकी नहीं उठाता है, वो उसको स्पॉन्सर करता है, उसको फंडिंग करता है। लेकिन पालकी उठा करके जो लेकर चलता है समाज के अंदर में, वो यही समाज है। दलित हैं, बहुजन है, आदिवासी हैं, ये तमाम लोग हैं। और जो गरीब हैं, जहां तालीम की कमी है, जहां शिक्षा की कमी है जिस समाज में, वही लोग इनके पाखंड में, इनके पोंगापंथी में ट्रैप होते हैं। और उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये तमाम जो वो कर रहे हैं, और उनको ये बताया जाता है कि ये देश हित में है, ये समाज हित में है। उनके पास अपना विवेक, एक ब्रॉड लेवल पर उनकी सोच नहीं होती है कि वो सोच को काउंटर कर सके कि नहीं, ये देश के खिलाफ सोच है, समाज के हित में ये सोच नहीं है, जो हमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब वही उस क्लास से जो बच्चे इस कैंपस में आते हैं, तो यहां उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच, एक तर्कवादी सोच डेवलप होती है। उनका अपना विवेक काम जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि मजबूत होता है। उनकी बौद्धिक चेतना का विकास होता है, और वो ये समझ पाते हैं कि जो चीजें हमको समाज हित में और देश हित में समझाई जा रही हैं, वो दरअसल एक खास वर्ग के लिए है, उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए है, और उनके लिए सबसे ज्यादा घातक है। तो फिर वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो संघ परिवार इसलिए सबसे ज्यादा डरता है जेएनयू से, इस कैंपस से डरता है। और इसमें कुछ नया नहीं है। हम जानते हैं कि आरएसएस जो दलित बहुजन बच्चे हैं उनकी शिक्षा के खिलाफ है। ये आज की कोई नई बात नहीं है। ये सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के वक्त में भी यही विचारधारा थी। जब वो स्कूल खोलना चाहते थे, तो वो कौन लोग थे जो उनके ऊपर गोबर फेंकते थे? वो कौन लोग थे जो उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते थे? क्या हम नहीं जानते हैं? और वही विचार आज इस देश में ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। तो चूंकि वो विचार वही है, इसलिए उसका जो स्वभाव है वो निश्चित रूप से वही होगा। वो बहुजन वर्ग के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, बौद्धिक विकास के खिलाफ है। इसलिए कि उन्हें डर लगता है कि जिस दिन ये बच्चे पढ़ लिख गए, तो फिर जो उनके हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने का काम है वो कोई नहीं करेगा। वो जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, तो फिर वो इस देश में जो छात्रों को, युवाओं को जॉम्बी बनाने का प्रयास चल रहा है, उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल उनको कहां से मिलेगा? ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से जेएनयू में आए हुए छात्र संघ के परिणाम पर विमर्श करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगले महीने जेएनयू पर एक फिल्म आने वाली है। उसका नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, जेएनयू शॉर्ट फॉर्म में। उसका जो पैचलाइन है, शिक्षा की दीवारों के पीछे देश तोड़ने की साजिश। ये एक फिल्म है जो अगले महीने रिलीज होने वाली है 5 तारीख को, जब चुनाव बिल्कुल चरम पे होगा। आप इसका मकसद समझ सकते हैं। 2-3 मकसद है। एक तो इस्लामोफोबिया को और ज्यादा एस्टैब्लिश करना सोसाइटी में, जिसलिए इसका नाम जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया है। जेएनयू को बदनाम करना, और चुनाव में ध्रुवीकरण करवा करके अपने पक्ष में मतदान के लिए जनमत तैयार करना। कई ऑब्जेक्टिव हैं, कई मोटो हैं उस फिल्म के। और हम ये सिर्फ ये इकलौती फिल्म नहीं है। इससे पहले हमने देखा है कि कई लगातार प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं इस सरकार के आने के बाद से, जो समाज में संघ परिवार के नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने में सहायक होने का काम करेंगी। इसी सोच के साथ ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। उन फिल्मों पर हम किसी और वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और जेएनयू ये जो फिल्म है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको सूचना देना मेरा मकसद ये है कि आप देखिए कि किस तरह जेएनयू को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां लेफ्टिस्टों की जीत होती है, वामपंथी विचारधारा की जीत होती है, तो ये नरेंद्र मोदी के उस उद्देश्य पर, आरएसएस के उस उद्देश्य पर एक बहुत बड़ा डेंट है, एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। जब हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर संस्था का, हर कैंपस का भगवाकरण करने का प्रयास चल रहा है, तो ऐसे में, और बिल्कुल सरकारी स्तर पर चल रहा है, तो ऐसे में जेएनयू एक इकलौता कैंपस है जहां अभी तक इस भगवाकरण की मुहिम को कोई स्कोप नहीं मिला है, कोई स्पेस नहीं मिला है। इसलिए इस पर विमर्श करना बहुत जरूरी है। और अंत में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि कल जो परिणाम आए हैं जेएनयू के पैनल के, और जिस तरह से मीडिया ने शाब्दिक उत्पात मचाना शुरू किया परिणामों के रुझान आने के बाद, तो अगर ये परिणाम एबीवीपी के पक्ष में आ गए होते तो मीडिया एक बड़ा नैरेटिव सेट करता है इस देश में विपक्ष के खिलाफ कि जो छात्र नौजवानों का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, उनके रोटी रोजगार का मुद्दा उठा रहा है, उनकी शिक्षा का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है इस चुनाव में, और जो बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, कैंपस में वो अपने विचारों की आजादी मांग रहे हैं, उस पूरी मुहिम पर एक कुठाराघात करने के लिए एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता कि देखिए छात्र नौजवान तो मोदी जी की सरकार से बिल्कुल संतुष्ट है, तभी तो एबीवीपी को जिताया है जेएनयू में, और ये जो लोग हैं ये तो मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेशनल लेवल पर इस प्रोस्पेक्टिव को तैयार करने की एक कोशिश शुरू होती, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसका एक पार्टनर होता, आईटी सेल उसका एक पार्टनर होता, जिसको हेड करता है अमित मालवीय। इसलिए ये परिणाम बहुत मायने रखते हैं चुनावी वर्ष में। एक बहुत बड़ा डेंट है नरेंद्र मोदी की चुनावी मुहिम को ये परिणाम। अगर ये परिणाम एबीवीपी के पक्ष में आए होते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करके इसका फायदा उठाने की कोशिश करती। जब एक क्रिकेट मैच को राजनीति का अड्डा बनाकर उसको लेकर के चुनाव में जो एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा सकती है, अभी पिछले साल की बात है, विश्व कप के फाइनल में हमने देखा है और तमाम तरह की सूचनाएं आई हैं कि किस तरह से उस पूरे परिणाम को, अगर भारत विश्व कप मैच जीत जाता तो किस तरह से उसको समाज में एस्टैब्लिश करने का कोशिश की जाती कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत के बदौलत टीम इंडिया जीत गई। ये मोदी मैजिक है। तो कल यही कुछ होता अगर जेएनयू में एबीवीपी जीत जाती कि मोदी लहर चल रही है, मोदी मैजिक बाकी है, मोदी जी को छात्र और नौजवान पसंद कर रहे हैं, मोदी जी के विचारों को लेजिटिमाइज किया जा रहा है सोसाइटी में, और विपक्ष प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है। इसलिए इन परिणामों पर विमर्श बहुत जरूरी है, और इसलिए कल आने वाले ये नतीजे भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मायने रखते हैं, और खासकर इस चुनावी वर्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो मेरी वीडियो है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अपने सुझाव से अवेयर कराइए। एक गुजारिश है आपसे। और फिर एक बार, ये जो चुनावी मौसम है, जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो, मतदान में जरूर हिस्सा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।